स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज के सीआरपीसी के लेक्चर में हम लोग आरोप का जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आरोप का डेफिनेशन क्या है, आरोप की अंतर्वस्तु क्या है, आरोप में गलतियों का क्या प्रभाव होता है, आरोपों में परिवर्तन और परिवर्तन किस प्रकार किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने पहले पार्ट में डिस्कस की थी। आज के इस पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो ऑफेंसेज होंगे यानी प्रत्येक अपराध के लिए अलग अलग आरोप होंगे। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति पर मर्डर का चार्ज है, चोरी का चार्ज है, तो उस पर अलग अलग आरोप वर्जित किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि धारा 302 वर्जित की जाएगी, धारा 379 वर्जित की जाएगी और उनका ट्रायल भी अलग अलग होगा। यानी मर्डर के लिए सेपरेट ट्रायल होगा, चोरी के लिए सेपरेट ट्रायल होगा। तो सामान्य नियम यही है, जनरल रूल तो यही है कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक पृथक आरोप होंगे। यानी एवरी ऑफेंस हैज डिस्ट्रिक्ट चार्जेस और उन आरोपों का विचारण भी पृथक पृथक किया जाएगा। यानी जो आरोप हैं उनका ट्रायल भी अलग अलग किया जाएगा। तो ये तो सामान्य नियम है जो कि सेक्शन 218 सेक्शन 218 में बताया हुआ है। लेकिन इस सामान्य नियम के, इस जनरल रूल के 5 एक्सेप्शंस हैं जो कि सेक्शन 218 के परंतुक से लेकर 219, 20, 21, 22 और 23 तक बताए हुए हैं। तो इसी टॉपिक पर क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सिटी में, जुडिशरी में, और ये टॉपिक आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सामान्य नियम आपको समझ में आ ही गया। जनरल रूल तो यही है कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक पृथक आरोप होंगे और उनका ट्रायल भी पृथक पृथक किया जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में अगर आरोप पृथक पृथक भी होंगे तो भी उनका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा धारा 219 की, सेक्शन 219 की। तो सेक्शन 219 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति पर एक ही वर्ष में एक ही किस्म के 3 से अनधिक आरोप विरचित हैं या 3 से अनधिक अपराध उसने किए हैं तो उन सभी अपराधों का ट्रायल एक साथ हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है कि एक ही साल में किए गए, एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 से अनधिक, यानी 3 या 3 से अधिक नहीं। यानी कहने का मतलब है कि एक साल के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने 3 चोरियां की हैं, 3 लूट की हैं, 3 मर्डर किए हैं, तो उनका ज्वाइंट ट्रायल हो जाएगा। उसके लिए अलग अलग ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ये इसीलिए किया गया है, ये जो वहां पर 219 से लेकर 223 तक जो आरोपों के संयोजन की हम बात कर रहे हैं, ज्वाइंट ट्रायल की हम बात कर रहे हैं, ये इसीलिए सीआरपीसी में अंतर्निहित की गई है जिससे कि सही समय पर मुकदमों का निस्तारण हो जाए। पहले से मुकदमे जो है इतने लटके हुए हैं, कार्यभार से लदे हुए हैं न्यायालय, तो वो सही समय पर जो है कार्रवाई खत्म हो जाए और मुकदमों का निस्तारण सही समय पर हो जाए और पक्षकारों पर अनावश्यक भार भी ना पड़े। तो एक ही साल में किए गए अगर 3 से अनधिक अपराध हैं, लेकिन वो एक ही किस्म के होने चाहिए। यानी एक ही किस्म से मतलब एक ही धारा में समान दंड से दंडनीय होनी चाहिए। एक ही धारा में समान दंड से दंडनीय, यानी जो भी अपराध किसी व्यक्ति ने किए हैं एक साल के भीतर वो 3 से अनधिक होने चाहिए, 3 से ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर 3 से 4 चोरियां की है तो चारों का एक साथ ट्रायल नहीं होगा, 3 का एक संग होगा और जो चौथी होगी उसका अलग होगा। 3-3 का पेयर बनेगा और उन तीनों अपराधों का पेयर बनेगा जो एक ही किस्म के हैं। और एक ही किस्म के मतलब से मतलब क्या होता है कि एक ही किस्म से तात्पर्य ये है कि वहां पर वो सभी अपराध एक ही धारा में समान दंड से दंडनीय होने चाहिए। अब बात ये आती है कई बार, अब ये चीज थोड़ी समझने वाली है कि एक ही धारा में समान दंड से दंडनीय, कई बार क्या होता है धारा तो एक ही होगी लेकिन दंड अलग अलग होगा। जैसे प्रैक्टिकली मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको। सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड है जिसका पनिशमेंट सेक्शन 304 में बताया हुआ है और सेक्शन 304 जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में जो बात होती है वो आजीवन कारावास तक के दंड की बात होती है और सेकंड पार्ट में 10 साल तक के कारावास की बात होती है। यानी सेक्शन 299 जो है आपराधिक मानवबध उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और पहले 2 पार्ट्स का पनिशमेंट सेक्शन 304 के पैराग्राफ 1 में होता है और उसके थर्ड पार्ट का पनिशमेंट सेक्शन 304 के पैराग्राफ 2 में होता है। और दोनों में पनिशमेंट अलग अलग है लेकिन धारा एक ही है। तो वहां पर कहने का तात्पर्य कि सपोज अगर कोई व्यक्ति जो है साल में 2 अपराध करता है, एक जो है वो पनिशेबल है सेक्शन 304 के पैराग्राफ 1 के अधीन और दूसरा पनिशेबल है सेक्शन 304 के पैराग्राफ 2 के अधीन। अब धारा तो एक ही है लेकिन वहां पर दंड की समान मात्रा से दंडनीय नहीं है, इसलिए उसका ज्वाइंट ट्रायल नहीं होगा। ये चीज थोड़ी समझने वाली है और अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं होती है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं क्वेरी सेशन में, बाद में जब कॉलेज आप आते हैं तो मैं इस चीज को प्रैक्टिकली आपको डिस्कस करके बता सकता हूं। तो यहां पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर एक ही साल में एक ही किस्म के 3 से अनधिक आरोपों को एक साथ विरचित किया जा सकता है और उनका ट्रायल भी एक साथ किया जा सकता है, बशर्ते वो सभी अपराध एक ही किस्म के होने चाहिए। और एक ही किस्म से तात्पर्य होता है कि वो सभी अपराध एक ही धारा के अधीन समान दंड से दंडनीय होने चाहिए। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि कुछ अपराध ऐसे भी होंगे जो कि अलग अलग धाराओं में जाएंगे लेकिन फिर भी एक ही किस्म के माने जाएंगे। जैसे उसमें उदाहरण दिया हुआ है आईपीसी की धारा 379 और 380। तो आईपीसी की धारा 379 और 380 के अधीन जो चोरी है
ये चोरी जो है भले ही अलग अलग धाराओं में बताई हुई है, लेकिन और उसमें सजा भी अलग अलग है। 379 के अधीन 3 साल की सजा का प्रावधान है, 380 में 7 साल की सजा का प्रावधान है। और सपोज करके चलिए कि एक व्यक्ति ने एक साल में 3 चोरियां की, 2 चोरियां 379 के अधीन की और एक चोरी निवास गृह में की जिसमें 380 का चार्ज लगा। अब प्रैक्टिकली देखेंगे तो एक ही किस्म के अपराध नहीं हुए, क्योंकि वहां पर सीधी सीधी बात है, धारा बदल गई, लेकिन फिर भी यहां पर चोरी के संबंध में इसको एक ही किस्म का माना जाएगा और तीनों ही अपराधों का ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। इसी तरीके से एक अपराध और उस अपराध का प्रयास यानी अटेम्प्ट और ऑफेंस, अगर किसी व्यक्ति पर एक ही साल में 3 चार्ज लगे हुए हैं और कुछ एक चार्ज उस पर उस अपराध का है और एक चार्ज या 2 चार्ज उस पर जो उसके अटेम्प्ट के, जैसे एक व्यक्ति ने मर्डर किया 302 और फिर उसने दूसरे केस में 307 किया यानी अटेम्प्ट टू मर्डर किया। अब प्रैक्टिकली देखें तो धाराएं अलग अलग हैं, तो एक ही किस्म का नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दोनों आरोपों का संयुक्त विचारण किया जा सकता है। तो ये धारा 219 जो है वहां पर बताती है। उसके बाद बात आती है सेक्शन 220 की, यानी इसका दूसरा अपवाद। सामान्य नियम तो ये कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक पृथक आरोपों का ट्रायल पृथक पृथक होगा, लेकिन जॉइंट ट्रायल कब हो सकता है? तो 220 में बताया हुआ इसकी कुछ सब कंडीशन है सेक्शन 220 में। और पहली कंडीशन ये कहती है कि जब एक ही समव्यवहार में एक से अधिक अपराध किए गए, तो जब एक ही समव्यवहार में एक से अधिक अपराध किए गए हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा, तो उन सबका ट्रायल एक साथ हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति घर में चोरी करता है, चोरी करने के बाद जो है वहां पर ग्रीवियस हर्ट किसी के साथ हाथापाई करता है जिससे गंभीर उपद्रव हो जाती है, रेप करता है, तो वो सभी जो आरोप हैं उनका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग का आरोप है और उसके साथ उसने लेखाओं का मिथ्याकरण किया है, सेक्शन 477A की मैं बात कर रहा हूं, तो उन सबका जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है। थर्ड नंबर पर बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करता है जो विधि की लॉ की अलग अलग डेफिनेशन में चला जाता है, तो वहां पर जो भी आरोप उस पर विरचित की जाएंगे उनका जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है। जैसे ए बी को थप्पड़ मारता है, तो ए बी पर जब प्रहार करता है तो उसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन कौन सा हो गया? आईपीसी की धारा 352 और 323 भी अप्लाई की जा सकती है। तो 2 धाराएं अप्लाई हो गई, 2 चार्ज अप्लाई हो गए। कायदा क्या है? प्रत्येक अपराध के लिए आरोप पृथक पृथक होंगे, उनका ट्रायल भी पृथक पृथक होगा, लेकिन जॉइंट ट्रायल हो सकता है, यानी 352 और 323 का जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है। सामान्य नियम का अपवाद हो गया। चौथा पॉइंट ये कहता है, कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति 2 अपराध करता है और उन 2 अपराधों को मिला लो तो एक नया अपराध बन जाता है जो कि किसी दूसरी धारा में परिभाषित है, तो वहां पर उन सबका ट्रायल एक साथ हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूं इसमें, जैसे सपोज करके चलिए कि एक व्यक्ति लूट करता है, तो लूट के लिए आपने कौन सी धारा अप्लाई की? 392, और लूट करने के साथ साथ उस व्यक्ति को साधारण उपधि भी कारित करता है, तो आपने कौन सी धारा अप्लाई की? 323। अब 392 और 323 को अगर ऐड कर देंगे, यानी लूट के साथ उपधि कारित करना, तो ये बन गया सेक्शन 394। तो यहां पर ये चार्ज देखिए अलग अलग है, 392 सेपरेट चार्ज है, 323 सेपरेट चार्ज है, दोनों को ऐड कर लोगे तो 394 आ गया। लेकिन इन सभी चार्जेस को जो है एक साथ ट्रायल में ले लिया जाएगा, इनका जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है, इनका अलग अलग ट्रायल करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये चीज हमें थोड़ा सा याद रखना है यहां पर। तो कुल मिला के सेक्शन 220 में कुछ कंडीशंस हैं जहां पर कि जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है, वो कंडीशंस मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद इसका तीसरा एक्सेप्शन जो है सेक्शन 221 में आता है, और 221 ये कहता है कि वहां पर बात आती है डाउट की, कि जहां ये संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है जो कि कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार से प्रतीत होता है कि एग्जैक्टली डिसाइड नहीं हो पाता कि उसने कौन सा अपराध किया। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चुराई संपत्ति प्राप्त होती है, कोई संपत्ति कोई व्यक्ति बेईमानी पूर्वक प्राप्त करता है, तो ये डाउट है कि वहां पर एविडेंस ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि उस व्यक्ति ने चोरी की है, कि उस व्यक्ति ने एक्सटॉर्शन किया है, कि उस व्यक्ति ने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन किया है, कि उस व्यक्ति ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, कि उस व्यक्ति ने कोई चीटिंग की है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध में से कोई भी एक अपराध उसने किया है, लेकिन साक्ष्य प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं कि उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, परंतु यह तय है कि उसने उस संपत्ति को बेईमानी पूर्वक प्राप्त किया है। तो यहां क्या होगा? यहां पर जितने भी आरोप उस पर बन सकते हैं जो कि डाउट है, वो सभी आरोप उस पर विरचित किए जाएंगे और उसका ट्रायल होगा, और जो आरोप सिद्ध हो जाएंगे उसके लिए उसको जो है पनिश किया जा सकता है। ये चीज क्लियर है। और ये जो नियम में जो मैं बता रहा हूं 221 का, ये कोरिलेट हो रहा है आईपीसी की धारा 72 से। अगर आपने आईपीसी की धारा 72 पढ़ी हो, सेक्शन 72 पढ़ा हो, तो कोरिलेट हो रहा है सीधा सीधा। 72 भी ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई संपत्ति प्राप्त की जाती है, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, और ये तय नहीं हो पा रहा है कि उसने उस संपत्ति के संबंध में कौन सा अपराध किया,
बेईमानी पूर्वक डिसऑनेस्टली उसने उस प्रॉपर्टी को अचीव किया है और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑफेंसेज हमने चार्ज उस पर लगा दिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास कोई बेईमानी पूर्वक कोई अंगूठी प्राप्त हुई है, ये रिंग उसके पास मिली है, अब ये तो तय है कि उसने इसको बेईमानी पूर्वक प्राप्त किया है, ये उसका ओनर नहीं है। अब वहां पर उस पर हम कई चार्ज लगा सकते हैं। उस पर हम 379 में चोरी का चार्ज लगा सकते हैं, 380 में निवास गृह में चोरी का लगा सकते हैं, एक्सटॉर्शन का लगा सकते हैं 384 में, लूट का लगा सकते हैं 392 में, हम उस पर 403 में हम उस पर जो है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का लगा सकते हैं, हम उस पर जो है सेक्शन 407 में जो है हम उस पर जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का लगा सकते हैं। तो बहुत सारी सेक्शंस हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी आरोप यहाँ पर सिद्ध नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अगर पनिशमेंट देखें, जैसे 3 साल की सजा यहाँ है, 7 साल की यहाँ है, 3 साल की यहाँ है, 10 साल की यहाँ है, 2 साल की यहाँ है, तो यहाँ पर जिस धारा में सबसे कम सजा का प्रावधान होगा उसके लिए अभियुक्त को पनिश किया जा सकता है, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू एक्यूज्ड। क्योंकि ये तो प्रूफ है कि उसने बेईमानी पूर्वक संपत्ति को अर्जित किया, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि संपत्ति कौन सी अर्जित की है। तो इसलिए जो है वहां पर जो भी आरोप उस पर लगाए जा सकते हैं वो सभी आरोप लगाए जाएंगे और जो पनिशमेंट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 72 ऑफ आईपीसी उस धारा में दिया जाएगा जिसमें सबसे कम सजा का प्रावधान है। ये सेक्शन 221 कहता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 222 की, जो कि कहता है कि जो आरोपित अपराध है वो साबित अपराध के साथ जुड़ा हुआ है, यानी आरोपित अपराध और साबित अपराध, ये सेक्शन 222 बता रहा है। कई बार क्या होता है प्रैक्टिकली, जैसे सेक्शन 222 क्या कह रहा है कि जो भी एविडेंस हमारे सामने है हमने उस बेसिस पर आरोप विरचित कर दिया। अब सपोज करके चलिए कि आरोप विरचित किया गया है सेक्शन 302 का, मर्डर का आरोप विरचित किया गया है। सबसे पहले न्यायालय में मामले की शुरुआत कौन करता है? अभियोजन करता है। और अभियोजन का काम क्या होता है? मामले को साक्ष्यों के माध्यम से साबित करना। तो अभियोजन जब उस मामले को साक्ष्यों के माध्यम से साबित करने की कोशिश करता है तो वो ये तो प्रूव कर देता है कि मानववध हुआ है, लेकिन वो मानववध, वो होमिसाइड मर्डर है या नहीं, ये प्रूव नहीं कर पाता है और इसलिए वो होमिसाइड केवल कल्पेबल होमिसाइड तक सीमित रह जाता है। यानी चार्ज जो विरचित किया गया था वो किया गया था 302 का और अभियोजन केवल क्या साबित कर पाया कि 304 हुआ। यानी कहने का मतलब है कि जो साबित अपराध है वो आरोपित अपराध के अंतर्गत है। तो यहां पर सेक्शन 222 का रूल यही कहता है कि भले ही यहां पर सेक्शन 302 साबित नहीं हो पाया है, फिर भी हम 304 के तहत अभियुक्त को अधिरोपित करेंगे और उसका ट्रायल करेंगे और उसको पनिश करेंगे। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट ये कहता है, कई बार क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति पर उदाहरण के तौर पर सेक्शन 325 का ले लेते हैं, सेक्शन 325 का चार्ज लगा हुआ, ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगा हुआ है। ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगा हुआ है, प्रोसिक्यूशन ये साबित भी कर देता है कि एक्यूज्ड ने ग्रीवियस हर्ट किया है। अब बात किसकी आएगी? बात आएगी डिफेंस लॉयर की। और डिफेंस लॉयर क्या काम करता है? सेक्शन 105 एविडेंस के तहत वो अपवादों का सहारा लेता है, जो कि नॉर्मली आईपीसी की धारा 76 to 106 में जनरल एक्सेप्शंस के तौर पर दिए हुए हैं या स्पेसिफिक एक्सेप्शंस का सहारा ले सकता है। तो जब ग्रीवियस हर्ट प्रोसिक्यूशन ने प्रूफ कर दिया और उसके बचाव में डिफेंस लॉयर ये प्रूफ करता है कि उसके क्लाइंट ने ग्रीवियस हर्ट तो कारित किया है, लेकिन वो अचानक और गंभीर प्रकोपन में किया है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में किया है, तो जो सेक्शन 325 का जो चार्ज था वो ट्रांसफॉर्म हो गया सेक्शन 335 में। भले ही सेक्शन 335 का चार्ज नहीं लगाया गया था, लेकिन फिर भी एक्यूज्ड को सेक्शन 335 के तहत अधिरोपित किया जा सकता है, उसका ट्रायल किया जा सकता है और उसका पनिश किया जा सकता है। तो ये जो है सेक्शन 222 बताता है। फिर उसके बाद फाइनली सेक्शन 223। सेक्शन 223 इसका आखिरी अपवाद है, जो कि व्यक्तियों के संयोजन की बात करता है। यानी अभी तक तो हम 299 से लेके 222 तक बात कर रहे थे आरोपों के संयोजन की, और 223 बात कर रहा है व्यक्तियों के संयोजन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 218 में सामान्य नियम क्या है कि प्रत्येक अपराध के लिए अलग अलग आरोप होंगे और उनका ट्रायल भी अलग अलग किया जाएगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ज्वाइंट ट्रायल हो सकती हैं, जैसे कि धारा 219, 220, 221 और 222 की परिस्थितियों में मैंने बताया, और 223 की परिस्थितियों में जब कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर अपराध किया जाता है तो उनका ट्रायल भी एक साथ किया जा सकता है। जैसे डकैती का अपराध, 5 लोग मिलकर संयुक्त होकर, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त होकर लूट करते हैं, डकैती है, तो वहां पर उन सभी लोगों का ट्रायल अलग अलग नहीं होगा, उन सबका एक साथ ट्रायल किया सकता है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? जबकि कई व्यक्तियों द्वारा एक ही समव्यवहार में एक ही अपराध किया गया। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट क्या हो गया? जब कई व्यक्तियों द्वारा एक ही समव्यवहार में भिन्न भिन्न अपराध किए गए। 5 लोग मिलकर चोरी करने के इंटेंशन से गए, 4 लोगों ने चोरी की, 5वां रेप करता है, तो यहां पर ट्रांजैक्शन
अलग अलग है, यानी वहां पर एक ही अपराध के साथ दूसरा अपराध भी जुड़ा हुआ है, लेकिन व्यक्ति जो है कंबाइंड है, इसलिए उन सबका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति चोरी करने का आरोप है, किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा हुआ है, उसके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे एक व्यक्ति जो है उस चुराई संपत्ति को बेच देता है, एक व्यक्ति चुराई संपत्ति को छिपा देता है, एक व्यक्ति जो है चुराई संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है, तो जो भी एक्यूज्ड चोरी के मामले में, आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में, एक्सटॉर्शन के मामले में जुड़े हुए हैं एक साथ, जो कि संपत्ति के संबंध में है, उन सभी लोगों का ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध के संबंध में सहायता पहुंचाने वाले लोग, उसके अवेटर, उसके कॉन्स्पिरेटर, उसको सहयोग करने वाले लोग, इन सबका भी जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है। तो ये सारी परिस्थितियां सेक्शन 223 में बताई हुई है। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक तैयार करना है। इसमें सबसे पहले जनरल रूल आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक अपराध के लिए आरोप अलग अलग होंगे, ट्रायल भी जो है अलग अलग किए जाएंगे, लेकिन उसके जो एक्सेप्शंस हैं ये सेक्शन 219 से लेके 223 तक बताए हुए। तो इस तरीके से आप जो है जनरल रूल के साथ साथ इन एक्सेप्शंस को करेंगे, और इसी के साथ ये जो आरोप टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कोई क्वेरी होती है आप लोग मुझसे पूछेंगे, कॉलेज आएंगे, कोई दिक्कत आती है, इसको जो है हम लोग अपना जो क्वेरी सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब नेक्स्ट सेशन में, यानी जो हमारा सीआरपीसी पे हमारा अगले लेक्चर होंगे, उसमें मैं ट्रायल पर आ जाऊंगा और हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके ट्रायल को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।